Welcome students. Once again I am here with class 9 history chapter 3. This is Nazism and the rise of Hitler. लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा जिसमें हम लोगों ने यूरोप के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, सोशल चेंजेस आए। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं जिसमें हम लोग खासकर हिटलर के बारे में पढ़ेंगे और उसने जो एक आइडियोलॉजी लाया नाजिज़म का, नाजीवाद का, वह किस तरह से आया, वह किससे इन्फ्लुएंस था, उसने कैसे पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट किया और वर्ल्ड के साथ साथ ही दुनिया के दूसरे हिस्से भी कैसे इससे प्रभावित हुए। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज जिन दो टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे उनमें होगा सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन। आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं किसी भी चैप्टर का। इसके बाद फिर हम लोग बैकग्राउंड पढ़ेंगे, जो सिचुएशन बना उसका बैकग्राउंड क्या था, और तब फिर हम लोग पढ़ेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग देखें स्टोरी ऑफ हेलमट। जैसे ही आपका चैप्टर शुरू होता है उसमें एक स्टोरी दी गई है हेलमट की, एक व्यक्ति की स्टोरी दी गई है जो कि नाजी आर्मी में एक सिपाही था। व्हाट डज इट सेज अबाउट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम। यदि इस स्टोरी को पढ़ें तो उससे आखिरकार ये स्टोरी क्या कहना चाहता है उस समय के बारे में, यानी जब ये नाजिज्म चल रहा था और ये सिचुएशन आई थी उस समय के बारे में यह स्टोरी क्या कहता है, हेलमट की स्टोरी क्या कहता है। वाई द सिचुएशन वॉज लाइक दैट, आखिरकार उस तरह की सिचुएशन क्यों आई थी। और तब फिर है हिटलर, नाजीवाद, देयर आइडिया टू मेक जर्मनी अ माइटी पावर बट दे वेयर नॉट सक्सेसफुल। हिटलर का राइज होता है, उसने एक नई विचारधारा यानी नाजी विचारधारा को जन्म दिया और किस तरह से उसने अपने देश जर्मनी को एक माइटी पावर, एक बहुत महाशक्तिशाली देश बनाने का सोचा, और हालांकि उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, फेल रहा। तो क्या कारण थे इससे। बैकग्राउंड में हम लोग देखें मई 1945, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। 1945 आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में शुरू हुआ और 1945 तक चला। क्या हुआ इसमें, जर्मनी को अल्टीमेटली सरेंडर करना पड़ा। जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जर्मनी को एक महाशक्तिशाली देश के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर में उसे डिफीट मिली, हार का सामना करना पड़ा और जर्मनी को अंतिम में सरेंडर करना पड़ा अलाइज के अगेंस्ट। अलाइज कौन थे, यहाँ पर दिया हुआ है, ये अलाइज नेशन थे। उस समय पूरा यूरोप जो है वो दो अलग अलग ग्रुप में बटा हुआ था। एक ग्रुप अलाइज नेशन कहलाते थे जबकि दूसरा ग्रुप सेंट्रल पावर कहलाता था। ठीक है, अलाइज नेशन में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए थे। यूएसए की एंट्री हालांकि 1917 में, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था, फर्स्ट टाइम यूएसए ने एंट्री किया था 1917 में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आप जानते हैं 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला था। ठीक है, अब इसमें देखिए इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल का गठन किया गया। किस लिए, ताकि जो लोग भी इस युद्ध के लिए जिम्मेदार थे और इस युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किया जा सके उन लोगों से जो इस युद्ध के जिम्मेदार थे। ठीक है, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल जिसे जो कि न्यूरेमबर्ग में सेटल किया गया, वहां पर इसकी मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में क्या किया गया, प्रोसिक्यूटेड नाजी वॉर क्रिमिनल्स फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब नाजी वॉर क्रिमिनल जिनको कन्विक्ट किया गया, जिन्हें घोषित किया गया, उन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया, यानी कि मौत की सजा दी गई। किस जुर्म में, तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध क्राइम करने में। ठीक है, ट्राइब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। ट्राइब्यूनल में सिर्फ 11 ऐसे नाजी को ही डेथ का सेंटेंस दिया, डेथ पनिशमेंट दिया। ठीक है,
अब ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्यों माना गया? इसका कारण था जितने लोगों की इसमें डेथ हुई थी, यानी जर्मनी में हिटलर के लीडरशिप में जितने लोगों की हत्या की गई थी उसे मानवता की हत्या की तरह दिखाया गया और कहा गया कि इसी केस के कारण, इसी हत्या के कारण जितने भी नाजी 11 लोगों को जो डेथ पनिशमेंट दिया गया था उन्हें ये सजा दी जा रही है। कितने लोग? किलिंग ऑफ 6 मिलियन ज्यूज के बारे में हम लोग आगे जब बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ज्यूज कौन थे। 2000 जिप्सीज, उसी तरह से एक और कम्युनिटी थी वहाँ पर जिप्सीज, वो कौन थे? 1 मिलियन पोलिश सिविलियंस, पोलिश मतलब जो पोलैंड से रिलेट करते थे, क्योंकि जर्मनी के साथ का ही बॉर्डर नेशन थे, ये सब बॉर्डर टेरिटरीज थे, इसके कारण से पोलैंड के लोग भी इससे इफेक्टेड हुए। लगभग 1 मिलियन जो पोलिश सिविलियंस थे उन्हें मारा गया। 70,000 जर्मन, इसमें जर्मन भी शामिल थे, 70,000 जर्मन्स की भी हत्या की गई थी। किनके द्वारा? नाजियों के द्वारा। एक अलग ही तरह की सोसाइटी बनाने के लिए ये सारी हत्याएं की गई थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उन पर यह आरोप लगाए गए कि इतने सारे हत्याओं के सिर्फ और सिर्फ वो जिम्मेदार हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर के लिए भी वो ही जिम्मेदार हैं। इसके कारण से ही इन्हें डेथ पनिशमेंट दी गई। Now, because Allies did not want to be a harsh on defeat Germany as they had been after First World War. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी की पराजय है ना, ये वाइमर रिपब्लिक जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। उस समय भी हुआ था, लेकिन ये अब उस तरह का स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए चाहते थे जैसा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनके ऊपर आरोप लगाया गया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था, उस ट्रीटी के कारण से ऐसा कहा गया कि रेस्ट जो यूरोपियंस पावर्स थे उन लोगों ने ऐसी स्थिति उस ट्रीटी में बना दी जिसने कि ये तय कर दिया कि एक और वर्ल्ड वॉर होना है। इस कारण से इस बार उन लोगों ने सावधानी बरता और ऐसे चीज़ों के लिए इन्हें पनिशमेंट दिया गया जिससे कि कोई भी डिसएग्री नहीं हो सकती। होल स्टोरी बिगिंस फ्रॉम हियर। कब से इसकी शुरुआत होती है? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत असल में माना जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की समाप्ति ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शुरुआत था। किस कारण से? तो बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, यानी वाइमर रिपब्लिक का जन्म होना ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत माना। क्यों? तो स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला, जो कि अलाइज नेशन और सेंट्रल पावर के बीच। आप याद रखिएगा, अलाइज नेशन या सेंट्रल पावर के कौन कौन मेंबर्स थे उसका 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो अलाइज नेशन में कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए कब शामिल हुआ था? 1917, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग देखें दूसरी तरफ थे सेंट्रल पावर, जो कि एक नए महाशक्ति के रूप में अपने आप को दिखाते थे। वो लोग थे, उन लोगों में कौन कौन थे? सबसे बड़ा पावर अपने आप को जर्मनी मान रहा था। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया हंगरी इसके साथ मिल गए, क्योंकि ये सभी नेबर नेशंस थे। और उसके बाद फिर ऑटोमन टर्क्स, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, ठीक है। ऑटोमन टर्क कौन? ठीक है। तो ये सारे लोग मिल गए और एक्सिस अलाइज नेशन के अगेंस्ट में इन्होंने वॉर शुरू कर दी। अब देखिए यहाँ स्टोरी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आफ्टर डिफीट ऑफ इम्पेरियल जर्मनी, जर्मनी में जिस तरह से राजा का शासन था उसे समाप्त कर दिया गया वहाँ पर। एविडिक्शन ऑफ द एम्पेरर को समाप्त कर दिया गया। पार्लियामेंट्री पार्टीज मेड एट वाइमर, जितने भी ऐसे पार्टीज थे जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करना चाहते थे, वो लोग वाइमर में आकर मिलते हैं। वाइमर में मिलकर वो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन करते हैं। नेशनल असेंबली याद आया ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। जब स्टेट जनरल को समाप्त कर दिया गया, यानी लुईस 16 के शासन को समाप्त कर दिया गया था, तो वहाँ पर भी नेशनल असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके लीडरशिप में? रोबेस्पियर के लीडरशिप में, ठीक है। तो यहाँ भी वही सारी घटनाएं घट रही है। यहाँ पर फिर मैं कह दूँ कि इतिहास सिर्फ समय और जगह बदलता है, घटनाएं लगभग वही की वही होती हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं नेशनल असेंबली फॉर्म किया गया, और नेशनल असेंबली को, यानी ये जो वाइमर में जो पार्लियामेंट्री पार्टीज बैठे, उन्होंने जो नेशनल असेंबली फॉर्म किया उसे ही नाम दिया गया
वाइमर स्थान के कारण से वाइमर रिपब्लिक, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को यहाँ पर इस्टेब्लिश करने का काम उन्होंने शुरू किया। एक संविधान बनाने का मसौदा तैयार किया और कहा कि अब संवैधानिक आधार पर ही यहाँ पर शासन चलेगा। एस्टैब्लिश्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ अ फेडरल स्ट्रक्चर। दो बदलाव इसमें किए। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक व्यवस्था स्थापित किया और साथ ही साथ फेडरल स्ट्रक्चर जो कि हम लोगों ने पढ़ा है, सिविक्स का जो एक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया, इंडिया का फीचर है फेडरलिज्म, यानी जिसमें कि समान सिटीजन, एक ही सिटीजन के ऊपर एक से ज़्यादा लेवल पर सरकारें रूल करती हैं। जैसे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर पंचायती राज, ये 3 लेवल पर यहाँ पर काम कर रही है। तो जब भी कोई भी ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कि एक ही टेरिटरी में एक से ज़्यादा लेवल पर सरकार काम कर रही हो, मोर देन 1 टियर गवर्नमेंट हो, तो उसे फेडरल सिस्टम कहा जाता है। वही व्यवस्था यहाँ पर भी किया गया। डेप्यूटीज वेर इलेक्टेड ऑन इक्वल बेसिस। इक्वल बेसिस कहने का मतलब डेप्यूटीज, जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई, उनका चुनाव कैसे हुआ? उनका चुनाव किया गया इलेक्शन के द्वारा, जिसमें हर किसी को वोटिंग की राइट दी गई। जो भी यूनिवर्सल सफ्रेज जिन्हें मिला हुआ था, यहाँ पर अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं था मेल और फीमेल में, ठीक है। सभी को, जितने भी लोग थे उन सभी को वोटिंग राइट्स दिए गए और उन लोगों ने इलेक्ट किया अपने डेप्यूटीज़ को। डेप्यूटीज़ मतलब जो वर्क करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बने। किस आधार पर? यूनिवर्सल वोट यानी कि जिन्हें यूनिवर्सल सफ्रेज में माना गया, उन लोगों के द्वारा। इन द जर्मन पार्लियामेंट और रिस्ट्रैक्ट, याद रखिए यह भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, ठीक है। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए यह आपका इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ जर्मन पार्लियामेंट? इट इज नोन एज द रिक्सटैग। जिस तरह से भारत में पार्लियामेंट संसद कहते हैं, उसी तरह से इंग्लैंड में ड्यूमा कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है पार्लियामेंट का। तो जर्मन पार्लियामेंट का नाम क्या था? रिक्सटैग। However, Weimar Republic was not received well by its own people. ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्टेब्लिश करने का प्रयास तो किया गया वाइमर में पार्टीज के द्वारा, लेकिन उन्हें वहाँ के ही लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉपर वे में। यानी हर किसी का समर्थन मिलना चाहिए था। इतना सारा बदलाव होने के बावजूद भी वाइमर को सभी लोगों ने पूरी खुशी से एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों आखिरकार? व्हाट डू यू थिंक व्हाई वाइमर रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम बाय इट्स ओन पीपल? आखिरकार किस कारण से वाइमर को वैसा वेलकम नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था? सबसे पहला है देयर वर मेनी इनहेरेंट डिफेक्ट इन इट। इसमें कई सारी खामियां थी, इसके कारण से ही वाइमर को प्रॉपर वेलकम नहीं मिल सका। बट द मेन रीजन वाज दैट वाइमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड साइन द पीस ट्रीटी ऑफ वर्साई। सबसे बड़ा कारण लोगों का मानना था ये जो वर्ल्ड वॉर में हमारी हार हुई है और हमें इतना मतलब इतनी बदनामी जो मिली है, हमारा आत्मसम्मान जो सारा का सारा समाप्त हो गया है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। यदि वह नहीं होता तो शायद हमें इतनी बड़ी हार और इतना असम्मान नहीं झेलना पड़ता, इतनी बेइज्जती नहीं झेलनी। मेनी जर्मन्स हेल्ड न्यू वाइमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल। ज़्यादातर लोगों ने न्यू वाइमर रिपब्लिक को ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया कि वर्साई में जो ट्रीटी हुई, आखिरकार डिफीट के बाद भी वाइमर रिपब्लिक को वर्साई में जो ट्रीटी हुई थी उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो भी हमारा आत्मसम्मान बचा हुआ रहता। लेकिन वाइमर ने वहाँ पर उस ट्रीटी पर साइन करके उस आत्मसम्मान को भी समाप्त कर दिया। तो इस सारे चीज़ों का कारण सिर्फ और सिर्फ वाइमर को ही बताया गया, उसे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। अब यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग फैक्ट्स दिखाए गए हैं जिसके ऊपर हम लोग आगे टॉपिक्स की पढ़ाई करेंगे। व्हाट वाज दैट? मतलब ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या था? वाई वाइमर रिपब्लिक एक्सेप्टेड? आखिरकार वाइमर रिपब्लिक को क्यों इसे एक्सेप्ट करना पड़ा? क्या ऐसे कारण थे कि उसे इस ट्रीटी को एक्सेप्ट करना ही पड़ा? एंड वाई ट्रीटी ऑफ वर्साई? ट्रीटी ऑफ वर्साई क्यों हुआ? तो ये 3 चीज़ हैं जो कि कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी रीज़न था और वाइमर रिपब्लिक के समाप्त होने का भी कारण था, और यही
हिटलर के राइज होने का कारण यानी हिटलर के उदय का कारण होता। तो हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों को अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अगले वीडियो में वह होगा ट्रीटी ऑफ वर्साय एंड द इफेक्ट ऑफ द वॉर। दोनों ही आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इन दोनों टॉपिक्स को भी आप प्रॉपर वे में स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के थ्रू स्टडी कर सकें, नॉलेज ले सकें इस चैप्टर के बारे में। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में आप डालें। मैं आपको हर संभव कोशिश करूँगा कि आपका जवाब मिल सके। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे नए वीडियोज़ का। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए ताकि हम लोग आगे के चैप्टर्स को शुरू करें। थैंक्स।